नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पीठ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके तैयारी में एक तड़के का काम करेगी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट करते हो तो आपको पता चलेगा कि रेलवे ग्रुप डी के साइंस का लेवल क्या होता है। तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है? उसके ऑप्शंस है लोहा, हवा, पानी और पारा। तो पहले हम देख लेते हैं तरंग क्या होता है। तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक यांत्रिक तरंग होता है और दूसरा अयांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक तरंग वो तरंगे होती है जिसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और अयांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होती है, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग वो तरंगे होती है जिसमें माध्यम के कण तरंग के, अगर तरंग है तो उससे पैरेलल दिशा में वो वाइब्रेट होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंग वो तरंगे होती है जिसमें वेव होता है, उस वेव से परपेंडिकुलर, वेव का डायरेक्शन ये है और उसके परपेंडिकुलर उस माध्यम के कण वाइब्रेट होते रहते हैं इस दिशा में, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग के लिए माध्यम, तीनों माध्यम ये अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकता है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे अथवा वो ठोस हो। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग केवल सिर्फ दो माध्यम में उत्पन्न हो सकता है, वो द्रव्य होना चाहिए अथवा वो ठोस होना चाहिए। तो अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग है जो हवा में उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है हवा। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जो हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती है। चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो सोनार में सिर्फ ध्वनि उपयोग की जा सकती है, उसमें कोई रेडियो या फिर माइक्रोवेव्स नहीं किया जा सकती क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो साउंड में इंफ्रासोनिक, ऑडिबल सोनिक, अल्ट्रासाउंड, इन तीनों में से ही कोई एक आंसर होगा। तो इसका आंसर है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि होती है जो सोनार में यूज की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। और इससे सिर्फ बैट ये प्रोड्यूस करते हैं, बैट यानी चमगादड़ इसे उत्पन्न करते हैं। और ये बैट यानी चमगादड़ द्वारा सुना जा सकता है, कैट यानी बिल्ली द्वारा सुना जा सकता है, कुत्ते द्वारा सुना जा सकता है, या फिर डॉल्फिन। ये 3-4 प्राणी है जो इस अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। अब दूसरा आता है श्रव्य ध्वनिया क्या होती है? तो श्रव्य ध्वनिया वो होती है जो 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, लेकिन वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उसको बोला जाता है श्रव्य ध्वनिया। श्रव्य ध्वनि बोल सकते हैं उसको, या फिर ऑडिबल साउंड बोल सकते हैं। इसको हम इंसान सुन सकते हैं, इंसान मतलब कि हम, उसको ह्यूमन सुन सकता है। अब देखते हैं लास्ट में अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रा मतलब होता है कम, कम मतलब 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको बोला जाता है इंफ्रासाउंड। इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ, इसको अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन, ये दो प्रोसेसेस होते हैं अर्थ पर, ये इसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसको सिर्फ एलिफेंट और व्हेल दे सकते हैं। इसको कहाँ से ये प्रोड्यूस हो सकती है? अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन मतलब कि ज्वालामुखी का फटना। और इसको कौन सुन सकता है? इसको सिर्फ दो प्राणी सुन सकते हैं, वो एलिफेंट होते हैं और दूसरा वो होते हैं क्या? व्हेल। वो व्हेल होते हैं जो इसको इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो छाती के आसपास के हड्डियों को यानी ये हड्डियां, इस हड्डियों को कहा जाता है रिब्स। इन्हें रिब्स कहा जाता है। फीमर क्या होता है? पहले तो इसका आंसर रिब्स हो गया। अब देखते हैं बाकी सब क्या है। फीमर ये जांग की हड्डी होती है, फ्रंटल
ये हमारे खोपड़ी के आगे वाले हिस्से की हड्डी होती है। और टखने की हड्डी ये हमारे पैर के एड़ी की हड्डी होती है, इसको टखने की हड्डी बोली जाती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है, जिसमें से सिर की हड्डियों में 29 हड्डियां आती है और हमारी पसलियां यानी पसलियों में टोटल 25 हड्डियां होती है। और हमारे पीठ यानी हमारा बैकबोन उसमें टोटल मिला के वयस्क में 26 हड्डियां होती है। ये हमारा हो गया हमारा अक्षीय कंकाल। और कुछ होती है अपेंडिकुलर यानी उपांगी कंकाल, उसके अंदर 60 हड्डियां होती है हाथ में और 60 हड्डियां होती है पैर में, और कुछ 6 एक्स्ट्रा हड्डियां होती है जो शोल्डर की होती है यानी कंधे की, और और कुछ हड्डियां होती है जो पेल्विक गर्डल की होती है यानी श्रोणी करधनी की। ऐसे मिला के टोटल मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो ऐसी कौन सी गैस है जो अक्रिय भी है और वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो पहले देख ले अक्रिय गैस क्या होती है। अक्रिय गैस हम आवर्त सारणी के 18वां ग्रुप है, उसके एलिमेंट्स को अक्रिय गैस कहा जाता है। उसमें आता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसमें से हीलियम भी वायुमंडल पाई जाती है, नियान वायुमंडल पाई जाती है, आर्गन वायुमंडल पाया जाता है, क्रिप्टॉन भी वायुमंडल पाया जाता है, जेनॉन भी वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन सिर्फ रेडॉन है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ सिर्फ रेडॉन। रेडॉन यह गैस है जो अक्रिय भी होती है और वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है कि पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला हमारा ऑप्शन है पास्कल के नियम पर, दूसरा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, तीसरा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, अथवा चौथा न्यूटन के प्रथम गति के नियम के आधार पर। तो इसमें से सही आंसर है कौन सा? इसमें सही आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही पनडुब्बी आधारित होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावक बल का बारे में बात करता है। उत्प्लावक बल क्या होता है? जब किसी ठोस वस्तु को अगर कोई द्रव में डाला जाता है तो द्रव उसके ऊपर एक बल प्रयुक्त करता है, उसे हम बोलते हैं उत्प्लावक बल। इस उत्प्लावक बल के कारण ही वो वस्तु उस द्रव में, उस तरल में आधी तैरेगी या पूरी तरह से डूब जाएगी या पूरी तरह से उस पर तैर के दिखाएगी। ये उस उत्प्लावक बल के कारण होता है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा दिया जाता है। इसलिए पनडुब्बी वो पानी में तैरेगी या फिर उसमें पूरा डूब जाएगी, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। कैल्शियम CaCl2, दूसरा है CaOH ट्वाइस, तीसरा है CaO और तीसरा है CaCO3। इसमें से सही ऑप्शन है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। बुझे हुए चूने को दूसरा नाम बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको स्लेग्ड लाइम। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? स्लेग्ड लाइम। और यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें कोई कार्बन नहीं होता है, यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और तीसरा कि इसे कास्टिक चूना भी कहा जाता है। इसका 3 नाम समझ लीजिए आप कि बुझे हुए चूने को स्लेग्ड लाइम भी बोल सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक होता है, और इसे कास्टिक चूना भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में प्रश्न आता है बुझा हुआ चूना या फिर स्लेग्ड लाइम, इसे घबराइएगा मत। इसका आंसर है, सही आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है बुझा हुआ चूना। और CaO इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। और CO3 को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और CaCl2 को बोला जाता है कैल्शियम क्लोराइड। इसको बोला जाता है कैल्शियम क्लोराइड। इसको बोला जाता है कैल्शियम क्लोराइड। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि बंद कमरे में फ्रिज को खुला छोड़ने पर कमरे का तापमान में क्या असर होगा? कमरे का तापमान बढ़ेगा या कमरे का तापमान घटेगा या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर रहेगा, या आप ऊपर के ऑप्शन में से कोई नहीं? तो अगर हम लोग अगर फ्रिज का दरवाजा खोल देते हैं कैमरे में, तो उससे कमरे का तापमान बराबर नहीं होगा,
नहीं घटेगा, उससे कमरे का तापमान बढ़ जाता है, कमरे का तापमान इससे बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि अगर समझ लो कोई रूम है, उस रूम में फ्रिज रखा हुआ है, अगर फ्रिज का दरवाजा आप लोग खोल देते हो तो उससे क्या होगा, पहले कंप्रेसर सिर्फ फ्रिज को ठंडा कर रहा था, अभी कंप्रेसर यूज होगा पूरे के पूरे कमरे को ठंडा करने के लिए, जिससे वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा, और इलेक्ट्रिसिटी लेगा, और देखिए कि जब एक कमरे को ठंडा करता है, इससे बाहर कोई, कमरे से बाहर हीट नहीं जा रहा है, कमरे से बाहर कोई हीट नहीं जा रहा है, और कमरे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, और जिसकी वजह से कंप्रेसर गर्म होगा, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और कमरे को ठंडा करने के बजाय कमरे को गर्म कर देगा। तो ये हमारा रीजन है कि बंद कमरे में अगर फ्रिज को खुला छोड़ने पर उसका तापमान यानी कमरे का तापमान घटेगा नहीं, कमरे का तापमान हमेशा बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस लेंस मतलब किसी लेंस की फोकल लेंथ है प्लस 80 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, पावर। तो लेंस का फॉर्मूला क्या है, लेंस का फॉर्मूला यानी P इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसका मतलब P यानी पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये होता है पावर का फॉर्मूला। इसमें फोकल लेंथ ये मीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में नहीं होता है, ये मीटर में होता है, और पावर ये डायोप्टर में होता है, ये डायोप्टर मतलब इसको कैपिटल D में लिखा जाता है। तो चलिए इसका पावर निकालते हैं। पावर इसका आएगा 1 अपॉन फोकल लेंथ। इसमें हम लोग अभी 80 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, इसमें फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 80 सेंटीमीटर कितना मीटर हो जाएगा, 0.8 मीटर। अब ये हम लोग इसमें रखेंगे फॉर्मूले में 1 अपॉन 0.8, इसका आंसर आ जाएगा 1.25। क्योंकि पावर को डायोप्टर में नापा जाता है, तो इसका आंसर आएगा P इज इक्वल टू यानी पावर इज इक्वल टू 1.25 डायोप्टर। तो हमारा सही आंसर क्या है, 1.25 डायोप्टर। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण के आधारीय इकाई क्या, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। इसके 4 ऑप्शन है, जीनस या फैमिली या स्पीसीज या ऑर्डर। इन तीनों में से सही आंसर क्या है, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई मतलब सबसे बेसिक यूनिट, जिसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को या फिर जीव को हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे बेसिक यूनिट होता है हमारा स्पीसीज। स्पीसीज सबसे बेसिक यूनिट होता है जिसके आधार पे हम लोग किसी भी जीव को अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। बाकी सब होता है लेकिन वो उसके ऊपर के होते हैं। तो सबसे बेसिक यूनिट, आधारीय इकाई मतलब बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है वर्गीकरण का, जो हमारा होता है स्पीसीज। बढ़ते हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, उस यौगिक का चयन करें जो नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल में करने की क्षमता सिर्फ किसके पास होती है, एसिड के पास। एसिड है वो पदार्थ होता है जो नीले लिटमस विलयन को लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है। पहला है CH3CH2OH, ये हमारा होता है अल्कोहल, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, ये हमारा होता है अल्कोहल, ये एसिड नहीं होता है। CH3OCH ये कीटोन होता है, ये भी एसिड नहीं हुआ। ये CH3CHO ये हमारा होता है इथेनल, जो होता है एल्डिहाइड, ये भी एसिड नहीं हुआ। हमारा लास्ट ऑप्शन है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है, एसिटिक एसिड। इसके नाम में एसिड आ रहा है, नाम में ठीक है, लेकिन ये पदार्थ होता है, ये इसके अंदर एसिडिक गुणधर्म पाया जाता है, जिसके वजह से ये नीले लिटमस विलयन को लाल में कन्वर्ट कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, हमारा सही आंसर है CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अलावा अगर यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड होगा या फिर इससे कोई बड़ा इसके आगे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा के आया तो भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, CH3COOH एसिटिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। ऑप्शन है बॉक्साइट, कोरोंडम, क्रायोलाइट और आर्जेंटाइट। इन तीनों में से बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है।
कोरोंडम ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्रायोलाइट ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, लेकिन आर्जेंटाइट ये होता है सिल्वर, ये सिल्वर का अयस्क होता है, जो Ag2S ये इसका फॉर्मूला होता है, उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन ये सिल्वर का अयस्क होता है, ये सिल्वर का अयस्क है और बाकी सारे है एल्यूमिनियम का अयस्क। तो हमारा सही आंसर क्या है, जो एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हुआ, आर्जेंटाइट। हमारा सही आंसर क्या हुआ, आर्जेंटाइट। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिससे हमारा इंटरनेट आता है हमारे घरों में, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसको ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक सिद्धांत होता है कि वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि अगर ऐसा मीडियम है दो और एक ठोस मीडियम है, तो क्या होता है कि वो मीडियम में अगर लाइट ऐसा पास होता है तो उसी मीडियम में वापस लौट आ जाता है, तो इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम लोग उसका डायग्राम देखें ऑप्टिकल फाइबर का, ये समझ लीजिए उसका कोर हो गया, ये ऊपर का कोटिंग हो गया, ये बाहर की, अगर सिग्नल आया फिर लाइट आया तो लाइट ऐसे जाएगा, तो ये इसको पास नहीं करेगा, ये इधर रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो ये इसमें होता है इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर में किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन अथवा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस सिद्धांत पर काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर कोशिका में, हमारी अगर ह्यूमन सेल देख ले या फिर वनस्पति सेल देख ले, तो इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा डीएनए पाया जाता है, जो हमारे शरीर के सारे गुणधर्म इस डीएनए पे बेसिस होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा इस न्यूक्लियस के बाहर भी बाकी जगह कहीं तो एक दूसरा साइट मतलब कोशिका का अंग होता है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। तो उसके ऑप्शंस क्या है कि राइबोसोम में होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कि अंतर्द्रव्य जलिका में होता है, गोल्जी बॉडी। इन चारों में से किसमें डीएनए जो न्यूक्लियस से बाहर है उसमें पाया जा सकता है। इसका ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर है, तो हमारा सही आंसर है डीएनए जो न्यूक्लियस के बाहर होता है कोशिका में, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में है जो न्यूक्लियस के बाहर होता है, और न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है, और दूसरा डीएनए कहाँ पाया जाता है, हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का वो हिस्सा आता है जिसे हम लोग सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसे सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल की सभी एनर्जी बनाने की फैक्ट्री, यानी जहाँ पे एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है, एटीपी प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। इसके ऑप्शन है हमारे 150/90, 100/50, 120/80 या 125/60। बताइए हमारे शरीर का, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। 120/80 क्या है, 120/80 mmHg, मतलब कि Hg का लिक्विड का कॉलम लेते हैं जिसको मिलीमीटर में नापते हैं, वो 120 और 80 mm रहेगा, तो हमारा सामान्य रक्तचाप रहेगा। इसको कहाँ नापा जाता है, इसको बाईं भुजा में नापा जाता है, लेफ्ट बाईं भुजा में नापा जाता है, और वो कौन सी धमनी पे, किस धमनी पे नापा जाता है, उसको ब्रेकियल धमनी पे यह नापा जाता है 120/80, जिसमें से 120 इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, इसको सिस्टोलिक बोला जाता है, और इसको बोला जाता है 80, इसको बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। इसमें नापता है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप। अगर हम लोग 120 - 80 लेते हैं, जो आंसर हमारा 40 आएगा, इसको बोला जाता है नाड़ी दाब। इसको क्या बोला जाता है, नाड़ी दाब। और नाड़ी दाब कहाँ मापा जाता है, ये नापा जाता है रेडियल धमनी पे, ये रेडियल धमनी पे मापा जाता है नाड़ी दाब। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से कितने एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, तो
वस्तु भूमि से कितनी ऊंचाई पर है। मतलब कि अगर कोई वस्तु है, जमीन है, यहाँ से ये कुछ ऊंचाई पर है, ये निश्चित ऊंचाई है, कुछ भी हम लोगों ने h मान लिया है, वो उतनी ऊंचाई पर है और ये कितने किलोग्राम का है, ये 12 किलोग्राम का है। तो और इसमें कितनी ऊर्जा है, 480 जूल है। तो हमें बताना है कि यह कितने हाइट पर है नीचे से ऊपर तक। इसका ऑप्शन है 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। बस इसको सॉल्व करते हैं। ये बात कर रहा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, स्थितिज ऊर्जा यानी पी यानी पोटेंशियल एनर्जी होता है एम मास द्रव्यमान, ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये होता है हमारा हाइट ऊंचाई। तो हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है m इंटू जी इंटू एच। इसमें m होता है हमारा द्रव्यमान, g होता है हमारा गुरुत्व आकर्षण या फिर इसको बोलते हैं गुरुत्व त्वरण, और h होता है हमारा ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पर हमारा वस्तु है। तो p कितना दिया हुआ है, इसमें p दिया हुआ है हमें 480 जूल, द्रव्यमान हमारा है 12 किलोग्राम, जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 10, और हाइट हमें निकालना है तो हमारा h हो जाएगा। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 480 डिवाइड बाय 12 इंटू 10। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 हमारा मीटर, 4 मीटर हो गया हमारा हाइट। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 4। अगर हम लोग इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। हम बढ़ते अभी हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि पी ब्लॉक में आवर्त सारणी का पी ब्लॉक होता है, उसमें तत्वों की कुल कितनी संख्या होती है। तो पी ब्लॉक में तत्वों की कितनी संख्या होती है 37। कितनी संख्या होती है, 37। हमारा सही आंसर है 37। अगर समझ लिया आप भूल गए कि कितना है, तो आप आवर्त सारणी याद रखिए कि आवर्त सारणी कैसी दिखती है। अगर आप पी ब्लॉक ड्रॉ करते हैं तो टोटल उसमें कितने आवर्त होते हैं, उसमें होते हैं टोटल 7 आवर्त। ये 7 आवर्त हो गया। और वह उसमें पी ब्लॉक में कितने होते हैं, कितने कॉलम होते हैं ऊर्ध्वाधर में, वो होते हैं 6, टोटल 6 होते हैं। ये ऊपर का एक हीलियम होता है तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी बच्चे कितने, 6 आवर्त हुए। ये 6 आवर्त हो गए और ये कॉलम हो गए, ऐसे 6 कॉलम होते हैं। तो ये हमारे इस यहाँ से सिर्फ इतने में हमारे कितने एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें 6 इंटू 6 36 हो जाएंगे। और ऊपर एक्स्ट्रा होता है हीलियम इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 37। पी ब्लॉक में टोटल कितने आ जाएंगे, 37। इसी प्रकार अगर हम लोग को पूछ दिया गया एस ब्लॉक में, एस में कितने हैं, एस में हमारे टोटल आते हैं, एस में हमारे आते हैं 13। कितने एलिमेंट आते हैं, 13 एलिमेंट, 13 तत्व आते हैं। अगर हमें पूछ दिया गया डी ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं, तो डी ब्लॉक में टोटल तत्व आते हैं हमारे 40 तत्व आते हैं। और हमें पूछ दिया लास्ट में एफ ब्लॉक मतलब लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, जो आवर्त सारणी के नीचे लिखा रहता है, तो उसमें टोटल ऐसा लिखा रहता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें टोटल ऐसा अगर देखो तो इसमें टोटल एक में 14 होता है, दूसरे में भी 14 होता है, टोटल मिला कितना हो जाएगा इसमें 28। तो हमारा हो गया, सो एस में 13, डी में 40, एफ में 28 और पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर ऐसे कोई प्रश्न पूछे तो आप इसका आंसर दे पाओगे। तो बढ़ते अभी हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी परमाणु बम जब फूटता है तो उसमें किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, या फिर दोनों यूज कर सकते हैं, या फिर विद्युत चंबकीय प्रेरण। तो हमारा सही आंसर है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है जिसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा एमिट होती है नाभिकीय विखंडन से। इसमें हम लोग यूरेनियम नाम का एलिमेंट यूज किया जाता है, जिसका नाभिकीय यानी जिसके न्यूक्लियस को हम लोग उसका अगर न्यूक्लियस है जिसमें होता है न्यूट्रॉन होता है, उसमें प्रोटॉन होता है, उसके यूरेनियम को उसमें हम लोग एक न्यूट्रॉन, एक ऐसा खाली न्यूट्रॉन उसमें स्ट्राइक करते हैं बहुत जोर से, तो ये टूट जाता है। हमारे यूरेनियम का होता है न्यूक्लियस, ये टूट जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, 2 अलग अलग हिस्से बन जाते हैं इसके।
इसको बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। इस प्रोसेस में बहुत मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो परमाणु बम में यूज किया जाता है। तो परमाणु बम के सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन के लिए। अब उतना हो गया, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ऑप्शन है हमारे तंत्रिका तंत्र, हृदय, गुर्दा या यकृत। तो यकृत हो गया, गुर्दा हो गया या फिर हृदय हो गया, इन तीनों में हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स यूज होते हैं जो आपस में लगभग समान होते हैं। लेकिन हमारे तंत्रिका तंत्र यानी हमारा दिमाग, हमारे दिमाग में ये स्पेशल सेल होते हैं, ये स्पेशल सेल्स होते हैं जिसमें एक साइटोन होता है, ऐसा ऐसा करके कुछ, और उसमें एक्सॉन होता है, जिसकी वजह से इसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है और ये बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का मतलब ऊर्जा ये कंज्यूम करता है। तो ये इसकी हाइट बाकी सेल से अधिक होती है, इसलिए ये तंत्रिका तंत्र का जो सेल होता है, कोशिका होती है, सबसे बड़ी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? हमारी तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो जाएगी। ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अभी हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान पर अगर अनुसंधान और विकास, अगर हम इस दो क्षेत्र की बात देखें, अंतरिक्ष विज्ञान मतलब कि स्पेस साइंस में, तो स्पेस साइंस के लिए हमारे पास कौन से साइंटिस्ट का श्रेय किया जाता है? तो उसमें हम अगर देखते हैं सीवी रमन ऑप्शन हमारा, या फिर हमारे भाभा या विक्रम साराभाई अथवा एपीजे अब्दुल कलाम। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप एक बार सोच के बताइए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है जो अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान विकास के लिए जिसको श्रेय किया जाता है, तो हमारा आंसर है इसका विकास विक्रम साराभाई। हमारा आंसर है इसका विक्रम साराभाई, इनको श्रेय दिया जाता है जो अंतरिक्ष विज्ञान में इन्होंने अत्यधिक कार्य किया था। सीवी रमन, इन्होंने क्या किया था? रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को जाना जाता है। रमन इफेक्ट मतलब कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन का योगदान देखा जाता है। एच भाभा मतलब कि ये कौन थे? परमाणु ऊर्जा के जनक। परमाणु ऊर्जा के जनक किन्हें कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा का जनक, परमाणु ऊर्जा के जनक हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, जो मुंबई में स्थित थाने में, ये इन्हीं के नाम पे रखा गया है, भाभा के नाम पे। हमारा एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, हमारे देश का मिसाइल मैन। अग्नि हो गया, नाग हो गया, ये सब डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये हमारे हो गए। तो हमारे प्रश्न अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान विकास का श्रेय किसे जाता है? विक्रम साराभाई। अभी बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन से तत्व की उपस्थिति होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया? हमारे चार ऑप्शन है कि निकेल पाया जाता है, कि कोबाल्ट पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, कि आयरन पाया जाता है। इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है? बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन ये ब्लड में पाया जाता है, हमारे खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है और इसके सेंटर में इधर पे एक तत्व होता है। ये तत्व ही इस हीमोग्लोबिन को लाल कलर देता है, जो आखिर में खून को भी लाल कलर देता है। तो खून लाल होता है, हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से लाल होता है। तो उस लाल को देने के लिए एक तत्व, अब अगर ध्यान से देखा, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, तो लाल रंग लाने का एक ही तत्व जो लाल रंग लाने के लिए मशहूर है, वो है हमारा आयन। इसको आप कनेक्ट कर सकते, जैसे मार्स हो गया, मार्स यानी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें आयन यानी लौह की मात्रा बहुत अत्यधिक में पाया जाता है, उसके मिट्टी में लौह की मात्रा बहुत पाई जाती है, इसलिए मार्स लाल होता है। उसी तरह हीमोग्लोबिन लाल होता है, जो खून को भी लाल कर देता है। वो लाल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर, उसके सेंटर में आयन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन के कारण ही ये ऑक्सीजन अगर हम अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है इस हीमोग्लोबिन द्वारा ही।
तो हमारे हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर है आयरन। बढ़ते हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब अगर हम अपना नॉर्मल कंडीशन अगर हम लोग बॉडी टेम्परेचर नापते हैं तो उस समय पे मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 98 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे पहली बात तो हमारा पानी गर्म होता है ना, इतना मतलब कि इसके आसपास अगर 98 96 देखें, 98.6, ये लगभग 100 के आसपास पहुंच रहे हैं। अब इतने में पानी गर्म होता है, अगर उसको छू लेते तो हम जल जाते हैं। इसका मतलब कि वो तापमान हमारा तापमान नहीं है ना, ये दोनों वैसे ही गायब हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन गए, बचे सिर्फ ये दोनों। तो इन दोनों में से हमारा सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस हमारा सही आंसर है। तो बॉडी टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मल तापमान होता है, अगर उसको मेजर करेंगे आप तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ऑप्शन हमारे ओम। ओम होता है कि पास्कल होता है या वॉट होता है या टेस्ला होता है। तो इन चारों में से कौन सी हमारे प्रतिरोध की इकाई होती है? प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी जब किसी वायर में फ्लो होता है तो उसमें एक रेजिस्टेंस, उस तार उस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वो नापा जाता है कौन से यूनिट में? पास्कल। पास्कल। पास्कल नाप किसको क्या नापने के लिए यूज करते हैं? पास्कल नापते हैं प्रेशर को नापने के लिए पास्कल यूज किया जाता है। वॉट। वॉट किसके लिए यूज करता है? वॉट मतलब शक्ति को नापने के लिए, यानी पावर को नापने के लिए वॉट का प्रयोग किया। टेस्ला। टेस्ला मतलब कैपिटल टी। इसको नापा जाता है किस क्या नापने के लिए यूज करते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका स्ट्रेंथ नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कैपिटल बी। कैपिटल बी को यूनिट, उसका यूनिट क्या है? टेस्ला। टेस्ला से हम लोग कैपिटल मैग्नेटिक फील्ड को नापते हैं। पास्कल हमारा प्रेशर हो गया, वॉट हमारा पावर हो गया, टेस्ला हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। बचा क्या? ओम। ओम ये यूनिट है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। कहाँ फ्लो होता है? तार में। तो रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? तार या फिर मीडियम जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसका यूनिट क्या हमारा? ओम। ओम हमारा प्रतिरोध की इकाई है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हमारे रुदरफोर्ड ने या जे थॉमसन ने, थर्ड ऑप्शन है गोल्डस्टीन या चौथा ऑप्शन है जॉन डाल्टन। इनमें से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन नाम के साथ प्रोटॉन की खोज की थी रुदरफोर्ड ने। रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। घबराइए मत, कुछ लोग कहेंगे गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। असल में गोल्डस्टीन ने बताया था कि ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने बताया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है जो जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो उन्होंने नाम नहीं दिया था कि ये प्रोटॉन है, उन्होंने बस बोला था कि वो पॉजिटिव पार्टिकल एटम के अंदर है जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो अगर पॉजिटिव पार्टिकल आया तो गोल्डस्टीन है, अगर बताया कि सिर्फ प्रोटॉन की खोज की थी तो इस पॉजिटिव पार्टिकल को वापस से नेमिंग किया और उसको डिस्कवर किया, उन्होंने कौन किया था? वो रुदरफोर्ड ने किया था। तो प्रोटॉन की खोज रुदरफोर्ड ने की थी, पॉजिटिव पार्टिकल खोज गोल्डस्टीन ने की थी। जे थॉमसन इन्होंने किसकी खोज की थी? तो जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो ट्यूब एक्सपेरिमेंट है उसको यूज करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जॉन डाल्टन ने क्या किया था? जॉन डाल्टन ने, हम जो पढ़ते हैं एटम, इस एटम को इन्होंने बोला था कि एक सब पदार्थ के अंदर एक छोटा, सबसे छोटा इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको तोड़ा ना जा सके, एक ऐसा पार्टिकल होता है जिन्होंने जिसका नाम दिया था एटम। बाद में वो एटम टूट गए थे, बात अलग है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे बोला था उन जॉन डाल्टन ने इस एटम का नामकरण किया था। हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, हमारा प्रोटॉन हो गया, हमारा पॉजिटिव पार्टिकल हो गया, एटम की खोज एटम का नामकरण जॉन डाल्टन का था। लेकिन एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये भी आ सकता है, न्यूट्रॉन की खोज की थी जे जे चैडविक। जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी।
न्यूटोनिक खोज जे चैडविक ने की थी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि मैच द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे कोशिका हो गई, उत्तक हो गई, कवक हो गए, शैवाल हो गया, कीटो हो गया। ऐसे ही एक दूसरा कॉलम है हमारा जिसमें इन सब की स्टडी अगर करेंगे तो उसमें उसके अलग अलग नाम है, जैसे हिस्टोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी। तो इसमें से कोशिका का स्टडी क्या बोलते हैं, हमें मैच द फॉलोइंग, उसमें हमें दूसरे कॉलम से कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 1 में से 2 को जो सही है उसमें हमें मैच करना है। तो आप जरा एक बार सोचिए, उसके बाद कमेंट में आंसर लिख दीजिए। मैं आपको इसका आंसर अभी 2 सेकंड में बताता हूँ कि कोशिका की स्टडी क्या करते हैं, और इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। आप एक बार सोच के बताइए, कमेंट में इसका आंसर लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर लिखिए, मैं इसका भी आंसर आपको बताता हूँ। तो कोशिका की स्टडी, कोशिका को जो अध्ययन करता है उस फील्ड का नाम बोलता है, उसको बोलता है साइटोलॉजी बोलता है। साइटो मतलब होता है सेल, तो साइटोलॉजी होता है जिसमें हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। अब उत्तक का अगर अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कौन सा फील्ड है जिसमें हम लोग उत्तक का अध्ययन करते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे हमारा क्या है, कवक के स्टडी को क्या बोला जाता है, कवक का अगर अध्ययन करते हैं तो कवक के अध्ययन को बोला जाता है माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी किसको बोलता है, कवक के अध्ययन को। शैवाल के अध्ययन क्या बोलता है, शैवाल के अध्ययन को बोलता है फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन को बोलता है फाइकोलॉजी। हमारा आखिरी कीटो, तो कीटो क्या बचा, एंटोमोलॉजी। कीटो के अध्ययन को बोलता है एंटोमोलॉजी। कीटो के अध्ययन को बोलता है एंटोमोलॉजी। इसी तरह मैं आपको कुछ और टर्म्स देता हूँ जो आप अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसका यूज कर सकते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आ सकते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे हो गया, तो कुछ अलग टर्म्स के हम लोग स्टडी देख लेते हैं। जैसे हो गया फलों के अगर हम लोग अलग अलग फल का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलाता है पोमोलॉजी बोलाता है फलों के अध्ययन को। अगर हम लोग अध्ययन करते हैं सिक्कों का, अलग अलग देश के सिक्के, अलग अलग इतिहास में कौन कौन से अलग अलग सिक्के हैं, अगर उसका अध्ययन करते हैं तो उसका बोलते हैं हम लोग न्यूमिस्मैटिक उसको बोलता है, न्यूमिस्मैटिक बोलाता है। हम लोग अगर वायरस का अध्ययन करते हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया, या फिर कुछ अलग हो गया, सार्स हो गया, अगर या फिर कुछ अलग वायरस हो गया, अगर हम लोग उसका अध्ययन करते हैं तो उस वायरस का अध्ययन क्या बोलता है, वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन क्या बोलता है, वायरोलॉजी। इसलिए वायरस का अध्ययन करने वाले लैब को भी कुछ वायरोलॉजी लैब बोला जाता है। तो वायरस का अध्ययन क्या बोलता है, वायरोलॉजी। अब भूकंप मतलब कि अलग अलग अर्थक्वेक अलग अलग अर्थक्वेक आते हैं, तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, कहाँ पे वो सोर्स है, कहाँ पे उसका एंड हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग उसके भूकंप के बारे में जानकारी या फिर उसका स्टडी किया जाता है साइंटिस्ट द्वारा, तो उसको बोला जाता है सिस्मोलॉजी। सिस्मो ये भूकंप से रिलेटेड वर्ड है, इसलिए लॉजी मतलब स्टडी, तो सिस्मोलॉजी मतलब कि भूकंप का अध्ययन, इसको सिस्मोलॉजी। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले सेशन में, जिसमें हम ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।